We will start now. दो जन हैं, बाकी hopefully join करेंगे. As you can see the video later. ठीक है? So let's start with trading account today. उस दिन हमने पार्टनरशिप के बेसिक्स, फीचर्स और अकाउंट्स कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब डिस्कस किया था. आज हम ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के एक एक पर्टिकुलर आइटम को स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी होगी कौन से आइटम यूज होते हैं और कैसे कैसे एंट्रीज आती हैं डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में. आपके स्क्रीन पर अभी ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है. सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन से ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट है. अगर नहीं दिया रहता तो पिछले साल का कभी भी हम लोग डेट डाल देते. अगर समझो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि कौन से साल का है, तो अगर 2020 चल रहा है तो हम 2019 का ईयर एंडेड डाल के ट्रेडिंग अकाउंट ये करते हैं. ठीक है. अब क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट है, तो एक तरफ होता है डेबिट और एक तरफ होता है क्रेडिट. लेफ्ट साइड डेबिट होता है, राइट साइड क्रेडिट होता है. पहले हम लेफ्ट साइड के सारे आइटम्स चेक करेंगे. पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक. सबसे पहला आइटम क्या है? ओपनिंग स्टॉक. यानी कि हम जो साल शुरू किए, जब हमने ये साल शुरू किया तो साल के स्टार्ट में हमारे पास कितना स्टॉक था, क्योंकि वो हमारा पॉजिटिव है, वो हम बेचेंगे, उससे हमको पैसा आएगा. यानी स्टार्टिंग में हमारे पास इतना स्टॉक ऑलरेडी था. उसके बाद अगली एंट्री है टू परचेजेस. हमने इस साल में जो भी सामान परचेस किया, क्योंकि जो हमने परचेस किया है वो हमारे पास आया है और ऑब्वियसली उससे हम अपना आगे का काम करेंगे, तो वो एक इनपुट है हमारे लिए. इसमें हम रिटर्न करें, माइनस करेंगे आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है कि जो परचेज हमने किया उसमें से कुछ सामान हमारा क्वालिटी अच्छा नहीं था या हमको वो यूज में नहीं आया या हमने ज्यादा परचेज कर लिया था, किसी भी कारण से अगर हम कुछ परचेज किया हुआ सामान रिटर्न कर देते हैं, उसको कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड. आउटवर्ड यानी कि वो बाहर से आया था, बाहर ही चला गया, हम पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी हमारी ट्रेडिंग में वो कहीं भी दिखना नहीं चाहिए, इसलिए उसको हम इसी वक्त पे माइनस कर देते हैं. उसके बाद आता है टू कैरेज इनवर्ड. कैरेज क्या होता है गाइस? कैरेज मतलब सामान को उठाने का पैसा. समझो फॉर एग्जांपल अब हमने परचेज किया, तो परचेज जब हमने किया तो फिर इस टाइम पे माल आया. माल आने के बाद जो भी अमाउंट हमको पे करना पड़ा उस माल को, मे बी उसने जिससे हमने परचेज किया उसने बोला ठीक है मैं आपके लोकल जो डिपो है वहां तक पहुंचा दूंगा, वो उसका काम था. बट लोकल डिपो से अपने गोडाउन तक या अपनी फैक्ट्री तक उसको उठा के लाने का जो पैसा है वो हमको भरना पड़ा. तो कैरेज यानी कि सामान का. फ्रेट और कैरेज दोनों एक ही होता है, बट फ्रेट क्या होता है? फ्रेट होता है लेके आने का भाड़ा, उसको कहते हैं फ्रेट. और कैरेज होता है सामान उठाने का पैसा, उसको कहते हैं हम कैरेज. तो अब जैसे अगर समझे हमने माल को डिपो से यहाँ तक मंगाया, तो एक तो हमको ट्रक वाले को पैसा देना पड़ेगा, वो होता है फ्रेट. और कैरेज इनवर्ड मतलब जो हम आदमी भेजेंगे साथ में सामान उठाने के लिए, उसको हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड. अगला आया है टू डॉक चार्जेस. अब ये डॉक चार्जेस क्या होता है? अगर हमने कोई बाहर गांव से कुछ मंगाया है, तो हमने एक जहाज में मंगाया होगा या जहाज के छोटे से कंटेनर में मंगाया होगा. वो जहाज जब आके मुंबई में या जहां पे भी हमारा फैक्ट्री है वहां पे जब रुकता है, तो उस जहाज को वहां पे खड़े रहने का पैसा देना पड़ता है पोर्ट में. ठीक है. तो जहाज अपने जेब से तो ऑब्वियसली देगा नहीं, तो जहाज क्या करता है, जितने लोगों का माल आया है उतने लोगों को डॉक चार्ज लगाता है, या फिर जहां से भेजा वहां पे, डिपेंडिंग ऑन की बिलिंग कैसा है उसका. तो वो डॉक चार्जेस हमसे मांगता है कि भाई आपका सामान आया तो आप हमको डॉक चार्जेस दो. तो ये डॉक चार्जेस जो है वो भी यहाँ पे एंटर होगा. अब हमने जो सामान मंगाया बाहर से उसका कस्टम ड्यूटी है, तो हम वो कस्टम ड्यूटी भी भरेंगे. कस्टम ड्यूटी आप लोगों को पता होगा, सरकारी ड्यूटी जो चार्ज होती है उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी. अगला है टू वेजेस, प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस. अब ये क्या होता है? ओके गाइस, सबसे पहले ना इसमें आप लोग समझो कि वेजेस और सैलरीज अलग अलग है. इसमें अगर वेजेस पहले है, ओके, टू वेजेस एंड सैलरी, अगर वेजेस पहले है तो ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं. अगर सैलरीज पहले है तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं. अब ये तुम पूछोगे क्यों, मैं तुमको बताता हूँ. ट्रेडिंग अकाउंट में यूजुअली हम वही चीजें डालते हैं जो हमारे कोर प्रोडक्शन का हिस्सा होता है, जो हमारे मेन काम का हिस्सा होता है. तो यहाँ पे जो वेजेस है ये वो पगार है जो हम हमारे मजदूरों को देते हैं हमारा माल बनाने के लिए. जो सैलरीज होती है
वो खाली मजदूरों की नहीं होती, वो पूरे मैनेजमेंट की, मार्केटिंग टीम की, स्टाफ की, जो कि उन चीजों में खर्चा होता है जिसके वजह से हमारा प्रोडक्ट आगे जाके बिकता है। वहां पे हम सैलरी एंड वेजेस करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों का। जहां तक अकाउंट्स को लेके काम है, आपको सिर्फ एक चीज देखना है, पहले क्या लिखा है, वेजेस लिखा है या सैलरी लिखा है। अगर पहले टू वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो ये आप अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे, और अगर पहले टू सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो ये, सॉरी गाइस, टू सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो ये आप प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डालेंगे। सर वो लास्ट का पॉइंट वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? ओके तो वेजेस और सैलरी में क्या फर्क है ये अपने को पहले समझना है। वेजेस क्या होता है? वेजेस वो पगार होती है जो हम अपने लेबरर्स को देते हैं, जो मैन्युफैक्चर अपना हमारा करते हैं, उनको देते हैं। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट होता है। अगर उल्टा लिखा है, टू सैलरी एंड वेजेस लिखा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट होता है। तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है कि तुमको उसे पोस्ट कहां करना है, बट उसके पीछे का लॉजिक भी मैंने तुमको समझा दिया है। आगे है इंपोर्ट ड्यूटी। अच्छा, अब कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी में फर्क क्या है? कस्टम ड्यूटी वो ड्यूटी है जो जब हमारा माल आता है तो हम पोर्ट में लोकल कस्टम ऑफिस को देते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी वो ड्यूटी है जो भारत सरकार एक्स्ट्रा लगाती है उन सामानों पर जो भारत सरकार को लगता है कि ये इंडिया से ही लेना चाहिए, आपको बाहर से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज है जो बाहर ज्यादा सस्ती है जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, तो भारत उन सामानों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अच्छा, ये तुम्हारा प्रोफोर्मा है, जरूरी नहीं है कि इनमें से सब चीजें तुम्हारे हर क्वेश्चन में आए, बट अगर ऐसा कुछ आएगा तो ये यहीं पर एंटर होना चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटी भी किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये क्या है? ये सब कैटलिस्ट है। कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो उसके लिए फ्यूल लगेगा, बराबर? तो जो भी फ्यूल लगता है वो भी सबका सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में उसका पैसा जाता है। टू रॉयल्टी ऑन परचेज प्रोडक्शन। रॉयल्टी क्या होता है? हमने एक दवाई बनाने की कंपनी डाली, तो जो वो दवाई हम बना रहे हैं वो किसी ने इन्वेंट किया है, किसी ने शोध किया है, तो वो आदमी अपना रॉयल्टी लेता है कि भाई मैंने मेहनत करके, मैंने रिसर्च करके ये दवाई बनाई है, इसलिए मुझे हर बार आप ये दवाई बनाओगे तो मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए। इस पेमेंट को रॉयल्टी ऑन परचेज या प्रोडक्शन कहते हैं। टू प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। प्राइमरी पैकिंग क्या होती है? अभी आप लोग समझो दवाई खरीदते हो तो दवाई जो है वो सैशे में आती है। ऐसे सैशे 10 सैशे का एक डब्बा होता है, ऐसे 10 डब्बों का, ऐसे 100 डब्बों का एक कार्टन होता होगा। तो ये जो कार्टन है ये सेकेंडरी पैकिंग है। इवन वो डब्बा जो है वो सेकेंडरी पैकिंग है। जो सैशे बनता है दवाई का, दवाई तो देखो जब रॉ मटेरियल होती है वो पाउडर में होती है, उस पाउडर को टैबलेट बना के एक सैशे में भरते जिसमें 10 गोलियां होती है। तो ये जो सैशे की पैकिंग है इसको कहते हैं प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। क्या कहते हैं? प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग। ऑब्वियसली फैक्ट्री में लाइट लगती है। फैक्ट्री अगर हमारा कोई रॉ मटेरियल को पर्टिकुलर हीट पे हमेशा मेंटेन करना है तो हीटिंग चार्जेस। अगर कोई हम लोग समझो आइसक्रीम का शॉप है, आइसक्रीम की फैक्ट्री है, तो हमको कोल्ड एटमॉस्फेयर बना के रखना है तो उसका रेफ्रिजरेशन चार्जेस, ये सब जो भी है ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। टू फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स। फैक्ट्री, हमारा फैक्ट्री भाड़े पे है या फिर अगर हमारा फैक्ट्री लोन पे है तो उसका ईएमआई है, ऐसा कुछ भी है तो वो यहाँ पे जाएगा। टू फैक्ट्री इंश्योरेंस भी यहाँ पे जाएगा। इंश्योरेंस आप लोग को पता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टू वर्क्स मैनेजर सैलरी। अच्छा, बाकी के जो मैनेजर्स है, बाकी के जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर नहीं आएंगे, वो सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। बट जो आदमी, जो मैनेजर फैक्ट्री में वर्कर्स मैनेज करता है या प्रोडक्शन मैनेज करता है, उसकी सैलरी आप यहाँ पर डालोगे। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट अभी रुक जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट अभी मत देखो। यहां तक आप लोग को ये सारी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। अब हम लोग क्रेडिट साइड देखेंगे। क्रेडिट साइड में पहला पॉइंट है बाय सेल्स। जैसे ही परचेजेस जो था वो डेबिट साइड में था, वैसे ही जो सेल्स होता है वो क्रेडिट साइड में होगा। तो जो भी माल हमने बेचा उससे जो पेमेंट आया वो हम बाय सेल्स यहाँ पर डालेंगे। इसमें हम माइनस करेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब हमने कोई माल बेचा, फिर हमारा क्लाइंट या कस्टमर बोलता है कि यार मेरे को ये माल इतना नहीं चाहिए, कोई भी रीजन की वजह से उसने वो वापस किया, तो वो माल का जो पैसा है वो हमें रिटर्न इनवर्ड करके माइनस करना पड़ेगा। सारे गुड्स जो आग के वजह से खराब हो गए,
नुकसान चोरी के वजह से हो गए, या हमने फ्री में दे दिए, या एक्सीडेंट में हो गए, या हमारे ओनर्स ने ले लिया, ये सारे के सारे गुड्स जो हैं वो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। गुड्स यानी कि गुड्स का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी गुड्स आग में जल के गायब हो गए, चोरी की वजह से गायब हो गए, फ्री सैंपल्स देने की वजह से कम हो गए, देने की वजह से कम हो गए, एक्सीडेंट में गायब हो गए, या जिनको पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, ऐसे सभी के सभी जो गुड्स हैं वो हम यहाँ पे कम कर देंगे। इसके बाद अगला है क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ही ओपनिंग स्टॉक था जो साल के पहले हमें मिला था, वैसे ही ऑपोजिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी। जब साल खत्म हो गया तो हमारे पास कितना माल बचा था, यहां तक का जो टोटल है, जब हम बाय क्लोजिंग स्टॉक था और टू वर्क्स मैनेजर तक का जो टोटल है जब हम करेंगे, तो जो अमाउंट बचेगा किस तरफ बचेगा, उस हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा। अगर क्रेडिट के साइड में अमाउंट बचता है तो वो जो है वो होगा ग्रॉस लॉस, और अगर डेबिट के साइड में बचता है तो वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। मैं आप लोग को बताता हूँ, जरा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इसको ध्यान देंगे। अब जैसे हम इमेजिन करो कि यहाँ पे टोटल जो है वो बचा है 1 लाख रुपए, ठीक है। ये कहाँ पे बचा है, ग्रॉस लॉस बिना लिए हुए आपका क्लोजिंग स्टॉक तक का टोटल किया तभी। वैसे ही यहां पर टोटल है 1,50,000, ठीक है। यानी कि डेबिट साइड में कितना टोटल है 1,50,000 और क्रेडिट साइड में कितना टोटल है 1 लाख। तो किधर बच गया अपने पास, कौन सा बड़ा अमाउंट है, डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा है ना, इसीलिए अब हम टू ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं 50,000। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट किधर आएगा, ये आएगा इधर 50, सॉरी ग्रॉस लॉस आएगा 50,000, क्योंकि ये बड़ा हो गया बराबर, क्योंकि अब हमको बैलेंस करना है, यानी इसमें हमें नुकसान हुआ है 50,000 का। समझ रहे हैं आप लोग को। तो अब हम दोनों टोटल को लिख सकते हैं, यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ पे 1.5 लाख। ये हमारा ग्रॉस लॉस हुआ 50,000 का। अगर इसकी जगह पे यहाँ पर हमारे पास 2 लाख रुपए होते तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते थे 50,000। ये गाइस सिंपल इनफ। नहीं सर, सर नहीं समझा, एक बार रिपीट कर सकते हैं। देख सुन, अभी अपन ने इधर तक टोटल किया, किधर तक, टू वर्क्स मैनेजर सैलरी तक टोटल किया। हाँ, तो ये जो अमाउंट है ये आया अपने को, समझ ले तू 1,20,000, ठीक है। ये किधर तक का टोटल है बेटा, वर्क्स मैनेजर सैलरी तक का, ओके। वैसे ही इधर भी हमने टोटल किया बाय क्लोजिंग स्टॉक में, तो यहां पे हमारा टोटल आया 1,70,000, ठीक है। ये खाली क्लोजिंग स्टॉक का आइटम नहीं, ये सब मिला के, ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ना, ये पूरा का पूरा मिला के मैं तेरे को बोल रहा हूँ, ये जो पूरा का पूरा चार्ज है, ये पूरा का पूरा मिला के 1,70,000 आया, और इधर ये पूरा का पूरा मिला के 1,20,000 आया। तो बचा किधर, 1,70,000 माइनस 1,20,000 कितना होता है, 50,000। 50,000 होता है। तो ये जो 50,000 है बेटा, इसका एंट्री ग्रॉस प्रॉफिट में होएगा, क्योंकि तेरे को फाइनल टोटल जो है वो दोनों साइड 1,70,000 ही लिखना है, टोटल सेम लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो बड़ा नंबर देख, सिंपल बोलता हूँ, दोनों का टोटल करने का जो बड़ा नंबर है वो नीचे लिख देने का, दोनों साइड वही नंबर नीचे लिख देने का। तो जो बड़ा नंबर है वहां तक पहुंचने के लिए दूसरे साइड को जो बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा, ओके। और कोई डाउट, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इनटू व्हिच ऑल गेन्स and losses are considered in order to ascertain the excess of gain over the losses or vice versa। अच्छा, वहां पे हमको ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट समझा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे के सारे लॉसेस और गेन्स को डिस्कस करके टोटल प्रॉफिट हुआ या टोटल लॉस वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे टू सैलरीज आएगा, मैंने पहले बोला जो भी सैलरी हो यहाँ पे आएंगी, सैलरीज एंड वेजेस है वो भी यहाँ पे आएगा, रेंट यहाँ पे आएगा, इंश्योरेंस यहाँ पे आएगा,
इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आएगी, टेलीफोन आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब मतलब खर्चे हैं, जो भी खर्चे हो रहे हैं सब डेबिट साइड में आप एंट्री करोगे। जो भी खर्चे आपको, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है? अब समझो हमने एक मशीन खरीदी 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की मशीन जब हमने खरीदी तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू 1 करोड़ थी, बट 1 साल बाद वो मशीन की वैल्यू कम होगी, राइट? क्योंकि अगर 1 साल का हमारा यूज हुआ है, उसमें वेयर एंड टेयर हुआ है, मशीन के पार्ट्स फंसे हैं, तो इसकी वजह से वो 1 करोड़ की मशीनरी जो है वो 80 लाख की बचेगी या 70 लाख की बचेगी। तो हमारा एक्चुअल में एसेट का वैल्यू कम हो गया। जब हमने खरीदा था तब 1 करोड़ का था, लेकिन अब वो सिर्फ 70 लाख का रह चुका है। लोडिंग चार्जेस, सामान ऊपर चढ़ाने का पैसा। ऑडिट फीस, जो हमारे अकाउंट्स बनाते हैं वो ऑडिट का पैसा लेंगे, तो ऑडिट फीस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस मतलब अगेन ये कोई भी हमने पार्टी वार्टी रखी या कुछ भी रखा तो उसके लिए जो हुआ खर्चा है उसको हम एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कहते हैं। रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, मेंटेनेंस, अभी हमने फायर इक्विपमेंट रखा होगा उसको रिपेयर करना पड़ेगा, कंप्यूटर्स होंगे उसको मेंटेन करना पड़ेगा, एसी होगा उसको मेंटेन करना पड़ेगा, हमारी गाड़ियां होंगी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इन सब में रेगुलर सर्विस चार्जेस होते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस चार्ज होते हैं। हमारा पानी का पंप होगा, हमारी मशीनरी होगी, मशीनरी का मेंटेनेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बहुत सारे मेंटेनेंस चार्जेस फैक्ट्री में होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने जो भी लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आएगा। टू सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे जिसका कोई नाम नहीं होता। अभी समझो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जैसे फॉर एग्जांपल लोग चाय पी ले रहे हैं, अब 2 चाय आ गई कभी, या कुछ एक्स्ट्रा आ गया कभी, या कभी सेलो टेप लग गया, या कभी मतलब जो ऐसी चीज जो कहीं और एंट्री नहीं हो पाती वो हम सन्ड्री एक्सपेंस में डाल देते हैं। टू कन्वेयंस, जो हमारे एम्प्लॉइज हमारे काम से कहीं जाते हैं या कंपनी के मैनेजर्स हमारे काम से कंपनी के काम से कहीं जाते हैं तो वो आने जाने का पैसा कंपनी को से मांगते हैं, तो उसको कहते हैं कन्वेयंस। जो भी लॉस हुआ आग से, चोरी होने से, एक्सीडेंट होने से, या जो गुड्स को फ्री सैंपल, जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में था ना गाइस, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देखो सब एंट्री हो रहा है। तो जो भी नुकसान हुआ या जो भी हमारा सामान गया किसी भी कारण से वो सब यहाँ पे आएगा। टू कमीशन अलाउड या गिवन, कमीशन क्या होता है? अब जो हमारा समझो माल हमसे खरीद के आगे बेच रहा है तो वो हमको बोलता रहेगा कि यार मैं आपसे जैसे आप माल देते हो वैसे ही सामने बेचता हूँ, मुझे 10% 5% कमीशन चाहिए, तो वो हम देते हैं। जैसे कमीशन देते हैं वैसे ही डिस्काउंट भी देते हैं। अभी हमारा माल का कीमत 1 करोड़ रुपए, लेकिन एक आदमी बोलता है मैं तुम्हारा पूरा माल एक साथ खरीदूंगा, मेरे को आप 95 lakhs में दे दो। अपन क्या सोचेंगे, पूरा माल धीरे धीरे बिकेगा तो टाइम लगेगा, ये बंदा एक साथ ले रहा है 95 में बेच के निकल लो, तो इसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। टू अलावेंसेस, अलावेंसेस यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय को हम साल में एक बार छुट्टी का पैसा दे देते हैं, या कुछ एम्प्लॉइज को हम दिवाली में बोनस दे देते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो अलावेंसेस में आते हैं। टू एडवर्टाइजमेंट, सिंपल है, एडवर्टाइज करने के लिए जो भी पैसा खर्च होता है। कैरेज आउटवर्ड हमने पहले भी देखा था, जैसे कैरेज इनवर्ड है वैसे कैरेज आउटवर्ड है, सामान जो है वो जो हमारे परचेस किया हुआ सामान है उसको उठा के लेके आने का जो पैसा है वो। टू सेल चार्जेस, बेचने के लिए जो पैसा लगता है। अच्छा, सेल चार्जेस क्या होगा? हम कुछ सामान बेच रहे तो बेचने का पैसा काय को लगता है? बेचने का पैसा ऐसे लगता है कि जैसे समझो अभी हमने कंसाइनी एजेंट रखा है, तो जब कंसाइनी एजेंट किसी नए कस्टमर को सामान बेचता है तो उसके लिए हमसे चार्ज लेता है, उसको कहते हैं सेल चार्जेस। बैड डेट्स, हमारा एक होलसेलर बर्बाद हो गया, उसकी दिवालिया निकल गया, वो हमारा पैसा नहीं भर पा रहा है, तो वो अमाउंट जो है वो बैड डेट में चला जाता है, बेसिकली अपना पैसा डूब गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी, हम माल जो बाहर भेज रहे हैं उसके ऊपर जो ड्यूटी भर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। टैक्सेस, जो भी हम सरकार को टैक्स भरते हैं उसको टैक्सेस कहते हैं। जनरल एक्सपेंस, ऑब्वियसली अगेन जो एक्सपेंस हो रहा है। ट्रेड एक्सपेंस, जो माल को यहाँ वहां खरीदने बेचने के लिए जो खर्चा होता है उसको ट्रेड एक्सपेंस कहते हैं। लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस यानी कि अगर हमने वकील रखा या फिर हमारा ऑडिटर है या सॉलिसिटर है, ये लोग जो हमारे ऑफिशियल लीगल काम करते हैं उसके लिए जो पैसा लेते हैं उसको लीगल एक्सपेंस कहते हैं। प्रोफेशनल चार्जेस, कोई भी प्रोफेशनल हमने हायर किया किसी भी काम के लिए, जैसे सर्वेयर हो गया, गारंटर हो गया, मटेरियल का सब क्वालिटी चेक करने वाला हो गया, वो हमसे पैसा लेगा, प्रोफेशनल चार्ज लेगा, उसका प्रोफेशनल चार्जेस। बैंक हमारा अकाउंट मेंटेन करने के लिए साल का जो पैसा लेती है बैंक चार्जेस। सॉलिसिटर जो पैसा लेता है उसके लिए सॉलिसिटर फीस। सॉलिसिटर फीस और लीगल चार्जेस एक ही है, इनको अलग अलग खाली इसलिए दिया है ताकि तुम समझ जाओ, कभी कंफ्यूज ना हो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए। सेकेंडरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग किधर था गाइस? प्राइमरी पैकिंग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में था। सेकेंडरी पैकिंग यहाँ पर है, क्यों? देखो, प्राइमरी पैकिंग तुम्हारे प्रोडक्शन का हिस्सा है। अगर मैंने टैबलेट बनाया तो टैबलेट को ऐसा थैली में भर के तो रख नहीं सकता ना, मुझे उसको प्रॉपर्ली रखना पड़ेगा, तो मुझे सैशे तुरंत बनाना है।
लेकिन जो सेकेंडरी पैकिंग है, डब्बा में डाला, डब्बा कार्टन में डाला, ये मुझे सामान बेचने में हेल्प करता है, ये एक्चुअल में सामान के वेल बीइंग के लिए नहीं है। इसके लिए इसको हम सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस बोल के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इसका एंट्री करते हैं। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब हमने एक मशीन हमारी बहुत पुरानी हो गई, हमने खरीदी थी 1 करोड़ में, डेप्रिसिएशन के बाद हमारे हिसाब से उसकी कीमत थी 30 लाख। कितनी थी हमारे हिसाब से उसकी कीमत? 30 लाख। लेकिन मार्केट में कोई 30 लाख देने को तैयार नहीं है। हमको लगता था 30 लाख मिलना चाहिए, मार्केट में अगर कोई खाली 20 लाख देने को तैयार है तो हम कब तक मटेरियल रखेंगे, वो जगह ले रहा है हमारा, तो हमने 20 लाख में उस मशीन को बेच दिया। तो हमको कितने का नुकसान हुआ? 10 लाख का। देखो एक्चुअल नुकसान हुआ है नहीं वो अलग बात है, बट बुक में तुमने उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू 30 लाख लिखा है और तुम्हें 30 लाख अगर नहीं मिला तो बुक में तो वो 10 लाख का नुकसान दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं तक रुक जाओ, नेट प्रॉफिट अब अभी मत जाओ, अभी यहीं तक रुक जाओ। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। हमको ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी हुआ उस हिसाब से हमने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को नीचे लाएंगे। अगर लॉस होगा तो 2 में नीचे आएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो बाय में नीचे आएगा। तो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट था वो हमने ले लिया। हमें जो कमीशन मिला, हमें जो डिस्काउंट मिला, हमें जो इंटरेस्ट मिला, हमें जो डिविडेंड मिला, डिविडेंड क्या होता है? जो हमने शेयर्स खरीदे उसके ऊपर हमें पैसा मिला, हमें जो भाड़ा मिला, हमने जो छोटे मोटे काम किए उसका पैसा मिला, हमको सेल ऑफ एसेट में अगर प्रॉफिट हुआ तो ये सारे अमाउंट जो है, मतलब जहां जहां हमें पैसा मिल रहा है वो सारे अमाउंट जो है वो हम क्रेडिट में एंटर करेंगे। यहां तक आने के बाद हम फिर टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा है और क्रेडिट साइड का अमाउंट छोटा है तो नेट लॉस होगा। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है और डेबिट साइड का अमाउंट छोटा है तो नेट प्रॉफिट होगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में होता था। तो यहां तक करने के बाद हम टोटल करेंगे, जो भी अमाउंट बनेगा वो हम पहले एक बार भी हमें टोटल करके जो अमाउंट मिलता है जो भी बड़ा है उसको हम दोनों साइड के बैलेंस में लिख देंगे, और फिर जो बचा हुआ अमाउंट है वो अगर लेफ्ट साइड में है तो नेट प्रॉफिट और अगर राइट साइड में है तो नेट लॉस करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, अभी तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लिया। अब आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करता है। बैलेंस शीट जो है ये अब अगर जब तुमने क्वेश्चन चालू किया, तुमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया फिर तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, अगर तुमने वो दोनों परफेक्ट बनाया है तो बैलेंस शीट टोटल बैलेंस होगा, मतलब अपने आप इक्वल होगा दोनों साइड का। अगर तुमने कहीं पे भी कुछ भी गोची किया है तो यहाँ पे टोटल बैलेंस नहीं होगा। तो जब भी तुम्हारे बैलेंस शीट का टोटल बैलेंस नहीं होता इसका मतलब तुमने या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं ना कहीं गोची किया हुआ है। जाके वो गोची चेक करो, उसको ठीक करो और फिर वापस इधर आओ, तब जाके ये बैलेंस शीट बैलेंस होगा। तुम्हें ये सब चीजें याद रखना करनी है गाइस। एक चीज समझ लो, ये अभी से तुमने कॉमर्स लिया तो हमेशा के लिए इसको माइंड में बिठा लो। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो कहाँ पे एंटर होंगे, वो हमेशा ऐसे ही एंटर होंगे, इवन पार्टनरशिप में, कंपनीज में, कहीं पे भी। तो इसके लिए एक बार याद कर लोगे तो हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट का डेफिनेशन क्या है? द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट showing on one side the trader's property and possession and on the other side the liability. सिंपल है ना। बैलेंस शीट क्या बताता है? एक तरफ बताता है कितना हमारे ऊपर कर्जा है, एक तरफ बताता है कि हमारा कितना हमारे पास सामान है या कितना पैसा हमारे पास है। यानी एक तरफ हमारी औकात कितनी है और दूसरी तरफ हमको दुनिया को पैसा कितना देना है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेगा तो तेरे को एक्चुअल तेरी औकात समझ में आएगी। मतलब आज मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, 10 साल से मैंने इतना सब कुछ किया है, तो एक्चुअल में मेरा बैलेंस शीट क्या कहता है? मेरा लेवल क्या है, कितना कर्जा देना बाकी है मार्केट में और कितना सामान हमारे पास है पड़ा। तो ये दोनों को जब हम बैलेंस करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारा एक्चुअल स्टेट क्या है। ठीक है, तो इसमें भी पहले हम लायबिलिटी साइड डिस्कस करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने कहा था नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट होता है तो ये सारा का सारा जो अमाउंट है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है हमारे पार्टनर्स के। तो एक्चुअल में तो प्रॉफिट था बट वो पैसा किधर चला गया? कैपिटल अकाउंट में चला गया पार्टनर के। कंपनी के पास रहा क्या? नहीं। इसीलिए कैपिटल अकाउंट में जो भी पैसा है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी में आता है, क्योंकि वो पैसा कंपनी ने अपने पार्टनर्स को दे दिया है। अब फर्म के पास वो पैसा नहीं है। हाँ ऑब्वियसली वो पार्टनर्स वापस लगाएंगे वो अलग बात है, लेकिन पैसा टेक्निकली फर्म के पास नहीं होने की वजह से कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा गाइस? लायबिलिटी में जाएगा।
अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी लायबिलिटी में जाएगा, अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट्स में जाएगा। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है? अगर आज हमने धंधा चालू किया, मैंने, तूने, स्नेहा ने, हम लोगों ने हमने 1-1 करोड़ रुपए डाल के बिजनेस शुरू किया, बराबर। अब हमने जब बिजनेस शुरू किया तभी हमने क्या डिसाइड किया कि 10-10 लाख रुपए इसमें से हम पैसा साइड में रखेंगे। कल को अगर धंधे में कुछ अर्जेंट जरूरत पड़ती है, कोई बड़ा हमको ऑफर आता है या कोई बड़ा क्लाइंट आता है या कहीं पे कुछ अच्छा खरीदने मिलता है, तो हमें हमारे पास पैसा होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा अमाउंट रिजर्व में रखेंगे। ये रिजर्व का जो पैसा ये एक्चुअली एक तरह की लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी? क्योंकि वो पैसा हमने साइड में रख दिया, वो हमारे यूज में नहीं आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे जाएगा। बैंक लोन, लोन ऑन मॉर्गेज। लोन ऑन मॉर्गेज क्या होता है? अगर हमने फैक्ट्री या घर कहीं गिरवी रखा है तो लोन ऑन मॉर्गेज कहते हैं उसको। बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, जो पार्टनर्स ने भी पैसा डाला है अगर वो एज अ लोन डाला है तो वो सब भी जो है वो लायबिलिटी में आएगा। बिल्स पेएबल, वो पैसे जो हमें भरने हैं बाहर, यानी जिनके ऊपर बिलिंग हुआ है और हमें वो पैसा भरना है बाहर, उसको कहते हैं बिल्स पेएबल। अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? इस बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब अब हम धंधा कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में कई लाखों रुपए आते हैं, लाखों रुपए जाते हैं, तो हमारा बैंक क्या बोलता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारे चेक चले गए और दूसरा पेमेंट हमारा आने वाला है, बाकी है, उसके पहले ही किसी क्लाइंट का चेक लग गया है या किसी वेंडर का चेक लग गया है। तो बैंक क्या बोलेगा, यार तेरे पास अभी पैसा नहीं है, तेरा पैसा शायद आएगा, जब आएगा तब आएगा, अभी के लिए मैं इस आदमी का चेक पास कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं हर दिन का तेरे से 1 रुपया या 1 टका या जो भी है इतना ओवरड्राफ्ट चार्ज करूंगा। तो इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर बैंक ने हमको 1 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट या 2 लाख का ओवरड्राफ्ट दिया तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट में एंट्री करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो लोग जिनसे हमने कर्जा लिया है उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स करते हैं। इसमें अगर कोई क्रेडिटर बढ़ा या कम हुआ साल के बीच में तो उसकी एंट्री होगी, और अगर उसने हमको कोई डिस्काउंट दिया, क्रेडिटर ने कोई पैसा हमसे बोला कि भाई ठीक है तुमने इतना माल लिया था, इतना तुमको उधार देना है, इसमें काम करो, आप इतना कम करके इतना दे दो क्योंकि मेरे को अर्जेंट है, तो इसको कहते हैं डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये यूजुअली ऐसा होता नहीं, बट अगर होगा तो यहाँ पे लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब हमें पता है कि कोई बड़ा खर्चा आने वाला है हमारे ऊपर, तो उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हमें मालूम है जैसे नया साल शुरू हुआ, हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल या कोई बड़ी मशीन खरीदनी है, तो ये एक्सपेंस ऐसा है जो कि मतलब हमने ले लिया, हमने माल ले लिया, सिर्फ पैसा देना बाकी है, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो शायद होगा या अगले साल होगा, नहीं, हमारे को एक्चुअल में वो हो चुका है, हमने माल ले लिया है, सिर्फ पैसा देना बाकी है, तो उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, ये तो इनकम है, तो ये लायबिलिटी में क्यों है? क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी आ चुका है, अब हमें वो ऑर्डर डिलीवर करना है, तो ये पैसा ऑलरेडी आ चुका है, इसके लिए अभी वो हमारे पे लायबिलिटी है, क्योंकि वो हम जब तक माल नहीं देंगे तब तक वो पैसा हमारे ऊपर ऐसे ही दिखेगा। टैक्स भरने के लिए जो पैसा हम साइड में रखते हैं, ये सारी की सारी चीजें लायबिलिटी में आती हैं। एक साइड का भी बन गया तो उसके बाद टोटल करके आप अमाउंट नीचे डाल दोगे, क्योंकि अगला साइड जो है वो ऑटोमेटिकली टोटल होना ही चाहिए। अब कमिंग टू गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल यार जो भी हम धंधा करते हैं, आज मैं क्लास चला रहा हूँ 4 साल से, तो अब मुझे अगर कोई पूछेगा, मतलब मैं कहीं जाऊं तो भी लोग मुझे पहचानते हैं कि हाँ अमित सर है, इनका क्लासेस है, इनका स्कूल है। कल को अगर मुझे किसी को बोलना है कि भाई मैं अब नहीं करना चाहता, आप मेरा बिजनेस ले लो, तो वो मेरा जब मेरा वैल्यू चेक करेगा तो ये भी चेक करेगा कि इसका कितना गुडविल है, कितने बच्चे इसके नाम पे आते हैं, कितने बच्चे इसके क्लास को अच्छा समझ के आते हैं, तो इसको गुडविल कहते हैं। इसका एक अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी सामान, जमीन या बिल्डिंग मेरी खुद की है, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, जो मशीन हमारे पास है उसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। इक्विपमेंट, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। डिलीवरी वैन, वाटर वैन, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। लीज होल्ड, फ्री होल्ड, या तो हम भाड़े पे रखे हैं या खरीद के रखे हैं, तो उसके ऊपर, जमीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस हो जाएगा। टूल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन है वो माइनस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वैसे खर्चे जो हमने ऑलरेडी किए हैं बट सामान नहीं लिया है, उसको कहते हैं प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एग्जैक्टली उल्टा। आउटस्टैंडिंग इनकम, हमने कोई काम कर दिया, कोई सामान डिलीवर कर दिया, उसका पैसा आना बाकी है, उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने उधार दिए हैं या किसी को एडवांस पैसा दिया, उसको कहते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। क्लोजिंग स्टॉक, जो कि ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा,
डेटर्स, कितने लोगों को हमने कर्जा दिया है, उसमें से कितने लोगों ने कर्जा वो दिया है या कितने लोगों को हमको डिस्काउंट देना पड़ा, वो सब माइनस होएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, हमारे फैक्ट्री में आग लग गई, पानी भर गया, कुछ भी हो गया, उस पर हमने इंश्योरेंस क्लेम किया हो एक अमाउंट का जो हमें मिलना बाकी है, तो उसको रिसीवेबल को हम एसेट में एंटर करेंगे। बिल्स रिसीवेबल, जो भी बिल हमने दूसरों को दिए, मतलब पैसे हमने उधार को दिए हैं और वो पैसा वापस आने वाला है, वो भी हम बिल्स रिसीवेबल को यहाँ पे एंटर करते हैं। कैश इन हैंड, हमारी फैक्ट्री में जो भी पैसा पड़ा है वो, और कैश एट बैंक, जो भी बैंक में अंदर बैंक अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है वो सब यहाँ पे एंटर होगा। और अगर पार्टनर का करंट अकाउंट क्रेडिट में यानी माइनस में है तो वो अमाउंट यहाँ पर एंटर होगा। आई नो बहुत सारा है, लेकिन एक बार आपको समझ जाएगा तो फिर डिफिकल्ट नहीं है। क्या समझना है, लाइबिलिटी में जो भी हमारे पे कर्जा है वो लेफ्ट साइड में आता, और एसेट में जो भी हमारे सामान की या जगह की वैल्यू है वो एसेट में आएगी। हर एडजस्टमेंट जो फाइनल अकाउंट में होता है वो डेबिट या क्रेडिट होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अकाउंट है उसके एक ही बार एंट्री होंगी, साइलेंट और हिडन एडजस्टमेंट मिला के। नाउ कमिंग टू एडजस्टमेंट, कैसे कोई भी एडजस्टमेंट होता है। क्लोजिंग साइड है, क्लोजिंग स्टॉक है तो बैलेंस शीट के एसेट में और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो डेबिट साइड ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस के और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। प्रीपेड एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये बहुत सारी चीजें, ये आपको उसको रीड करिए कि कौन सी चीज कहाँ पे एंटर होती है। ये चार्ट आपको हेल्प करेगा बनाने के लिए। ये दोनों साइड ये अप्रोक्सीमेटली 22 अलग अलग ये हैं, तो इन सबको आपको ध्यान से पढ़ना है। और फाइनली कमिंग टू सम स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। सबसे पहले सारे अकाउंट्स बनाने के पहले वर्किंग नोट्स बनाओ। ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो बराबर एक्सटर्नल और इंटरनल बनाओ। ट्रायल बैलेंस में को हर आइटम के ऊपर सिर्फ एक बार ही एडजस्टमेंट यानी सिर्फ एक बार ही एंट्री होगी। लेजर्स को खत्म करके क्लोज करना जरूरी है, सिर्फ कैपिटल का लेजर ओपन रहेगा। क्लोज करना क्या होता है, कोई भी अकाउंट कोई भी लेजर को अगर हम क्लोज कर दे यानी कि हम उसको बैलेंस कर देते तो वो क्लोज हो जाता है। और जब भी हम कोई कैपिटल अकाउंट करते तो उसको हम बंद नहीं करते, क्योंकि वो बंदे का अकाउंट रहता है जो कि आगे पीछे पैसा हो सकता है, तो वो क्लोज नहीं होगा। ग्रॉस प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, वहां से वो पैसा उठा के कैपिटल अकाउंट्स में चला जाएगा, और जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस शीट में एंटर होगा। और जब ये दोनों बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों साइड आ जाएंगे बैलेंस शीट के, तो उसके बाद हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली होना चाहिए। टैली होना चाहिए मतलब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे रूल्स के हिसाब से आप लोग ये सम्स चालू कर सकते हो। मैं चाहूंगा फर्स्ट डे है 2 सम, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे। ये सारे एग्जांपल्स को देख के, बिना एग्जांपल्स को देखे नहीं करना है। वर्किंग नोट्स देख लेंगे और इन सब एग्जांपल्स को देख के आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सॉल्व आज आप लोग करेंगे, कोशिश करेंगे रात को। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो जहां पे भी आप पटक रहे हो वो आप इमीडिएटली मेरे को फोटो खींच के आप वो भेजोगे। ठीक है, तो ओके सर। बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं जिसकी वजह से आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि काम क्या करना है। बट फिर भी आप एक बार जब ट्राई करोगे एक्सरसाइज तो वहाँ का पहला सम और दूसरा सम करने के बाद मेरे को फोटो खींच के भेज देना, तो मैं चेक कर लूंगा कि आपने सब बराबर से किया है या नहीं किया है। ठीक है, ओके सर। मैंने ये PDF शेयर कर लिया आपके साथ, ये वीडियो भी मैं शेयर कर लूंगा, तो आपको वापस से कुछ डाउट होगा तो सुन लेना, और अगर कुछ रहेगा तो मुझे कॉल करना।